आइए, तो हम क्या क्या देख लिए थे? क्वेश्चन देख लिए, शोषण, परिवहन, और आज देखने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र। ठीक है ना? तो लास्ट तक बने रहिएगा। आइए, यहाँ पे ध्यान से सुनना है। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन उत्सर्जन तंत्र, इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है ना? एक्सक्रेटरी सिस्टम। अभी हम बात करें उत्सर्जन तंत्र। ये भी क्या है? एक सिस्टम है। हम बोल सकते हैं उत्सर्जन तंत्र में जो जो अंग भाग लेता है उसे हम क्या बोलेंगे? उत्सर्जन तंत्र। अभी हम बात करें उत्सर्जन तंत्र होता क्या है, तो उपापचयी क्रिया के दौरान, उपापचयी क्रिया के दौरान जो हमारे शरीर में व्यर्थ पदार्थ बनता है। व्यर्थ समझते हैं ना? बेकार पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है ना? व्यर्थ पदार्थ बनता है, व्यर्थ पदार्थ बनता है, उसे बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है ना? उसे बाहर निकालने की क्रिया, बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। और जो जो अंग इसमें भाग लिया उसे हम बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। ठीक है ना? एक्सक्रेटरी सिस्टम। हम क्या बोले? हमारे अंदर हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रिया हो रहा है, इसके दौरान अच्छा भी चीजें बन रहा है और व्यर्थ भी चीजें बन रहा है। यही व्यर्थ चीजों को, बेकार चीजों को, जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, उसे बाहर निकालने की क्रिया क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। मान लो सपोज दैट कुछ विद्यार्थी ऐसा है जो क्लास को खराब कर रहा है, उसे हम क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। समझ रहे हो ना? वही है, जो हमारे शरीर में कुछ ऐसा व्यर्थ पदार्थ है जो हमारे शरीर को क्या करता है, क्या कर सकता है? नुकसान कर सकता है, उसे हम क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। वही व्यर्थ पदार्थ को बाहर करने की क्रिया क्या कहलाता है? उत्सर्जन। और जिसको हम बाहर करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? उत्सर्जी पदार्थ। जिसे हम बाहर करेंगे उसे क्या बोलेंगे? उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ। आप सब ये बताइए हमें, क्या क्या चीजें हमारे शरीर से बाहर होता है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में? तो देखिए, सबसे पहला नंबर आप जानते होंगे, मुंह से क्या निकलता है? लार तो अच्छा है ना हमारे लिए। ठीक है ना? तो बोल सकते हैं बलगम। जब बूढ़ा सब ज्यादा निकलता है, एकदम घूर के पास देखे होंगे, बलगम, जिसको अपना भाषा में खेखासो बोलते। ठीक है ना? आइए, बलगम। और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए क्या है? हानिकारक है। ये भी क्या है? व्यर्थ पदार्थ हो गया। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा। और बताइए, पसीना, त्वचा क्या निकलता है? पसीना। पसीना भी क्या हो जाएगा? उत्सर्जी पदार्थ। और देखे होंगे जब आप सब सोकर उठते हैं तो नाक के पास वायली टाइप का, पेलहनी टाइप का सीबम निकलता है। जो नाक के पास से निकलता है यहां से, उसको हम क्या बोलते हैं? सीबम। सीबम हो गया, सीबम। मूत्र हो गया, यूरिया, यूरिक आम्ल। ठीक है ना? अमोनिया, मल, ये सभी क्या है? व्यर्थ पदार्थ है, जो हमारे शरीर को क्या कर सकता है? नुकसान कर सकता है। समझ रहे ना? बलगम, कार्बन डाइऑक्साइड, पसीना, सीबम, मूत्र, यूरिया, यूरिक आम्ल, अमोनिया, मल, ये सभी क्या है? व्यर्थ पदार्थ है। लेकिन जिसके द्वारा निकाला जा रहा है उत्सर्जी अंग। अब देखिए, उत्सर्जी अंग हम क्या बोले? उपापचयी क्रिया के दौरान जो भी हमारे शरीर में व्यर्थ पदार्थ बनता है उसे बाहर निकालने क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और जिसे निकाल रहे हैं उत्सर्जी पदार्थ, और जिसके द्वारा निकाला जा रहा है वही क्या होगा? उत्सर्जी अंग। ऐसे मान लिया कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कौन निकाल रहा है? फेफड़ा निकल रहा है ना?
समझ रहे ना। तो फेफड़ा क्या हो गया, उत्सर्जी अंग। अब बताइए मूत्र निकालने की सहायता कौन कर रहा है यहाँ पे, किडनी, और हो जाएगा किडनी। और पसीना कौन निकाल रहा है, त्वचा, त्वचा। और मल को कौन निकालता है, बड़ी आंत का रेक्टम वाला भाग, बड़ी आंत का रेक्टम वाला भाग, तो बड़ी आंत हम बोल सकते हैं, बड़ी, यहां लिख देते हैं बड़ी आंत। समझ रहे ना। जो अंग व्यर्थ पदार्थों क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग। फॉर एग्जाम्पल फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करता है। ऐसे बलगम क्या लगता है, बिना फेफड़ा से, अब नाके देखिएगा ऐसे सुरखते हैं, होता है कभी कभी, एक नाक बंद करके ऐसे जोर से मारते, क्या लगता है, ऐसे मारिए तो पता चल जाएगा, लग रहा है पूरा पूरा इस पे असर पड़ रहा है ना। तो बिना फेफड़ा से हम नहीं निकाल सकते हैं, समझे। आगे देखते हैं, एक तरफ उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग, और एक तरफ ले लेते हैं उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ। अब देखिए होता क्या है, तो फेफड़ा, फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा क्या निकालता है, फेफड़ा क्या क्या निकालता है, तो फेफड़ा निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है ना। और त्वचा क्या निकलता है, त्वचा, त्वचा जो होता है ये निकालता है पसीना, पसीना हो गया, सीबम हो गया, पसीना और सीबम। आज हम आगे बात करें, किडनी क्या निकालता है, किडनी में किसका निर्माण होता है, तो किडनी जो होता है, किडनी में मूत्र का निर्माण होता है, किसका होता है, मूत्र का निर्माण होता है, मूत्र, ठीक है ना। उसके बाद, उसके बाद जो है बड़ी आंत, बड़ी आंत, तो बड़ी आंत जो निकालता है, ये निकालता है मल को रेक्टम के द्वारा, ठीक है ना। आगे हम बात करें पेड़ पौधा, पेड़ पौधा, पेड़ पौधा में भी निकलता है, गोंद निकलता है, गोंद, टेनिन, रेजिन, टेनिन हो गया, रेजिन हो गया, रेजिन, लेटेक्स हो गया, लेटेक्स, ठीक है ना। तो समझिए कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, जलवाष्प, और त्वचा क्या निकाला, पसीना और सीबम। किडनी क्या बनाता है, मूत्र, बड़ी आंत मल, उसके बाद पेड़ पौधा गोंद, टेनिन, रेजिन, लेटेक्स, गोंद, टेनिन, रेजिन, लेटेक्स, ठीक है ना। अभी हम बात करें गोंद, देखेंगे सोजिना सहजन सब में गोंद भर भर के निकलता है, देखें गोंद जो होता है लट्ठा टाइप का। आइए बबूल में भी क्या होता है, गोंद होता है, ठीक है। बचपन में देखेंगे उसको कितना खा लेता था, उसका उत्सर्जी पदार्थ को कितना एकदम ले करके खा लेता था, ठीक है ना। टी बबूल से निकलता है, बबूल हो गया, सहजन हो गया, ये सब से निकलता है गोंद। और टेनिन जो होता है, टेनिन ये पेड़ पौधा, हम जानते हैं पेड़ पौधा में जो संवहन उत्तक होता है, परिवहन करने के लिए जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम बताए तो जोश है, जाइलम जोश है, जल का परिवहन करता है, और फोस है फ्लोएम, फोस है फूड मतलब भोजन का परिवहन करता है। तो पुराने जाइलम में होता है, पेड़ पौधा के पुराने जाइलम, पुराने जाइलम में क्या होता है, टेनिन होता है। और रेजिन जो होता है, रेजिन किससे निकलता है, चीड़ का वृक्ष होता है, ठीक है ना। चीड़ के वृक्ष से, चीड़ के वृक्ष से, चीड़ के वृक्ष से क्या निकलता है, रेजिन निकलता है। और लेटेक्स मतलब होता है दूधिया टाइप का ही कुछ पदार्थ होता है, उसे लेटेक्स बोलते हैं। जैसे पीपल हो गया, आप देखिए कनेल का, कनेल में देखिएगा दूध चल के निकलता है, वही लेटेक्स हुआ। तो कनेर हो गया, कनेर, पीपल, पीपल, बरगद, बरगद, इस सभी से क्या निकलता है, लेटेक्स निकलता है, समझ रहे ना। बबूल से, सहजन से, इस सभी से गोंद निकलता है। पुराने जाइलम में टेनिन, चीड़ के वृक्ष रेजिन, और कनेर, बरगद और पीपल, इस सभी से क्या निकलता है, लेटेक्स, क्या निकलता है, लेटेक्स, समझ रहे ना। आगे देखते हैं, जल जीव, जलीय जीव, जलीय जीव, एक होता है पक्षी वर्ग, पक्षी वर्ग, एक होता है स्तनधारी जीव, स्तनपाई
स्तनपायी हो गया। उसके बाद यदि हम बात करें पेड़ पौधा, पेड़ पौधा, पेड़ पौधा। अब देखिए इसका पढ़ लिया पेड़ पौधा के बारे में, जो भी निकाला था गोंड टेनिन रेजिन, गोंड टेनिन रेजिन और लेटेक्स, लेटेक्स, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो जल जीव होता है वो अपना जल में जो रहता है, जो जीव जल में रहता है वो अपना उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में निकालता है, तो ध्यान रखिएगा अमोनिया के रूप में, अमोनिया के रूप में निकालता है। हम लोगों में भी अमोनिया बनता है, लेकिन लीवर क्या करता है, लीवर जो होता है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। क्या हम लोग जानते हैं अमोनिया को बाहर करने के लिए हमको जल का आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो जल जीव होता है उसमें जल की कमी नहीं होता है। तो जल जीव अमोनिया के रूप में अपना उत्सर्जी पदार्थ क्या करता है, बाहर करता है। पक्षी वर्ग, पक्षी वर्ग जो है अपना, जितना भी पक्षी वर्ग में आता है अपना उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में बाहर करता है, तो पक्षी वर्ग उड़ता है तो यूरिक अम्ल के, यूरिक एसिड बोल सकते हैं, यूरिक एसिड के रूप में, यूरिक एसिड के रूप में अपना उत्सर्जी पदार्थ बाहर करता है। जो उसका व्यर्थ चीजें होता है, व्यर्थ पदार्थ होता है उसे बाहर करता है। उसके बाद स्तनपायी, स्तनपायी हम सब भी आते हैं। स्तनपायी जो जीव होता है अपना उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में बाहर करता है, यूरिया के रूप में, ठीक है ना, यूरिया के रूप में बाहर करता है, ठीक है ना। और कीट वर्ग, कीट वर्ग ये अपना उत्सर्जी पदार्थ जो होता है, कीट वर्ग ये अपना उत्सर्जी पदार्थ जो ग्वानिन के रूप में बाहर करता है, ग्वानिन, ग्वानिन, ग्वानिन के रूप में क्या करता है, अपना उत्सर्जी पदार्थ बाहर करता है। लेकिन अब बात आता है, इससे क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ठीक है ना, ये देखना है। आइए देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप सब, जल जीव अपना उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में बाहर किया, अमोनिया के रूप में। जो अमोनिया के रूप में अपना उत्सर्जी पदार्थ बाहर करे उसको बोलते हैं अमीनो टेलिक, बोलेंगे टेलिक। देखिए आपको कुछ नहीं करना, एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा आप लोग, सब में कुछ नहीं करना, जो चीज है वही रहने देना है, खाली ओ कार लगाना है, टेलिक बोलना है, सिर्फ ओ कार लगाना है, टेलिक बोलना है, सब में वही करना है। आइए यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, जल जीव क्या करता है, अमोनिया के रूप में अपना उत्सर्जी पदार्थ बाहर करता है। तो जो जीव अपना उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया के रूप में बाहर करता है उसको हम बोलते हैं अमीनो टेलिक, अमीनो टेलिक, खाली ओ कर देते रहना। ऐसे यूरिक है, क्या बोले लिखेंगे यहाँ पे, यूरिको टेलिक, यूरिको टेलिक। यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि जो जीव अपना उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड के रूप में बाहर त्यागता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक। ऐसे आगे यूरिया है, इसको क्या बोलेंगे, यूरियो, यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक बोलेंगे। उसके बाद इसको रहने दिए, जो ग्वानिन, जो जीव ग्वानिन के रूप में अपना उत्सर्जी पदार्थ त्यागता है उसे हम क्या बोलते हैं, ये रहने देना, खाली ओकार लगा देना है, ग्वानिनो, ग्वानिनोटेलिक, ग्वानिनोटेलिक, ग्वानिनोटेलिक। और ध्यान रखिएगा हम लोगों के अंदर अमोनिया बनता है, अमोनिया, और आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए अमोनिया जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत घातक होता है। अमोनिया का फॉर्मूला को बता सकते हैं, NH3 होता है, NH3 अमोनिया होता है, NH3। अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है, देख लीजिए, नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 3, 1:3। तो अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन अनुपात कितना होगा, 1:3 होगा। समझ गया ना, हम लोगों के शरीर में बहुत घातक बन गया क्या, अमोनिया। अब इसको यूरिया में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। इसको यूरिया में कौन बदलता है, अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है लीवर, लीवर, समझ रहे ना, अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, लीवर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2, ठीक है ना, क्या बोले, यूरिया फॉर्मूला NH2CONH2 होता है, ठीक है ना, कौन बनाता है, लीवर में। अब बता यूरिया में बदला, समझिए, घातक चीज जो अमोनिया बना, घातक चीज जो अमोनिया बना, इसको क्या बदल दिया, लीवर
यूरिया में बदल दिया। अब इसको बाहर करना बहुत जरूरी है। और जहर जो खाता है लीवर से पता करते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं, अब यूरिया को बाहर करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए। यूरिया को बाहर करना जरूरी है क्योंकि 2 घंटा के बाद फिर यूरिया किसमें बदल जाएगा? अमोनिया में। बताइए, मूत्र जो गंध देता है, मूत्र जो गंध देता है, मूत्र गंध किसके कारण देता है? अमोनिया के कारण ही देता है। आप देखेंगे बच्चा सब जो होता है जब बिछौना पेशाब कर देता है, बचपन में जब कर देता है तो उस समय बदबू नहीं देता है, लेकिन 3-4 घंटा के बाद बदबू देने लगता है, तब पता चलता है हाँ बच्चा जो है पेशाब कर दिया है। समझ रहे बात को ना? क्यों? क्या यूरिया में निकला था, 2 घंटा में अमोनिया में बदल गया, है ना। कितना इसको रोकने की कोशिश करता, नहीं रोकना नहीं चाहिए, रोकिएगा तो किडनी पर असर पड़ेगा। कैसे? अभी आगे हम बता देते हैं, ठीक है ना। आइए यहाँ पे, तो मूत्र गंध किसके कारण देता है? अमोनिया के कारण। लेकिन मूत्र पीला किसके कारण होता है? मूत्र पीला, मूत्र पीला जो होता है यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम, समझ ना। मूत्र जो पीला होता है किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। चलिए आगे देखते हैं। मेनली पढ़ना है इस चैप्टर में, हमें किडनी के बारे में ही पढ़ना है। किसके बारे में? किडनी, किडनी। इसी क्या बोलते हैं? ब्रिक। क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं ब्रिक। किडनी को ही बोलते हैं ब्रिक बोलते हैं। हमारे शरीर का, हमारे शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग, प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? ब्रिक, किडनी। हमारे शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? ब्रिक है। और आकार कैसा होता है? सैम के बीज के समान, सैम के बीज के आकार का, के आकार का, समझ ना। सैम के बीज के आकार का। उसके बाद अभी हम बात करें किडनी। हमारे शरीर में किडनी की संख्या एक जोड़ी, एक जोड़ी, संख्या में 2। संख्या में कितना हो गया? 2। अभी हम बात करें किडनी की इकाई क्या होता है? किडनी की इकाई, किडनी की इकाई क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, ठीक है ना। और बताइए तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र का इकाई क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। और हमारे शरीर का इकाई कोशिका। उसी तरह किडनी की इकाई क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। आगे देखिए, अभी हम आगे बात करें, वजन कितना होता है? इसका वजन कितना होता है? 140 ग्राम, 140 ग्राम। और किडनी के ऊपर जो झिल्ली होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम झिल्ली। लेकिन यदि हम बात करें मस्तिष्क के ऊपर जो झिल्ली होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मेनिंजिस झिल्ली, मेनिंजिस झिल्ली। फेफड़ा के ऊपर जो झिल्ली होता है प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन। और दिल के ऊपर जो झिल्ली होता है पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम। उसी प्रकार जो किडनी के ऊपर झिल्ली होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। पहले हम क्या बोले? ब्रिक जो होता है हमारे शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, सैम के बीज के आकार का होता है, एक जोड़ी होता है। और किडनी की इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन कितना होता है? 10 लाख, समझ रहे ना। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, 10 लाख, हाँ 1 मिलियन बोल सकते हैं, 10 लाख होता है, ठीक है ना। और वजन 140 ग्राम, कितना होता है? 140 ग्राम। और इसके ऊपर जो झिल्ली होता है पेरिटोनियम झिल्ली। अब बताइए किडनी कहाँ होता है? आगे तो लीवर, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत है। याद रखिए किडनी जो होता है पीछे की ओर से होता है, हाँ रीढ़ के हड्डी के पास में। ये बाहरी भाग हुआ, ये बाहरी भाग। ये क्या है? किडनी। सैम के बीज क्या करके देख लीजिए, सैम के बीज के समान है। आंतरिक भाग क्या बोलते हैं? मेडुला। और ये जो है ये आपको दिख रही है क्या? सीरा। क्या है? ये सीरा हुआ। और जो लाल टाइप का है क्या है? धमनी। सीरा और धमनी। और रक्त को फिल्टर करने का काम कौन करता है? किडनी करता है। रक्त को फिल्टर मतलब छानना, रक्त को छानने का कार्य, रक्त को छानने का कार्य या फिल्टर करने का कार्य कौन करता है? किडनी करता है, ठीक है ना। अब देखिए
कभी कभी किडनी फेल हो जाता है। यदि किडनी फेल, यदि एक फेल हो गया, आप एक से जी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, समझ रहे हो। हाँ, तो एक किडनी चला भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद समझ रहे ना, यदि दोनों किडनी चला जाए तब देखिए क्या होगा, वहां डायलिसिस मशीन लगाया जाता है। कौन मशीन? डायलिसिस, डायलिसिस मशीन। अब उसमें क्या करेगा, एकदम वो स्ट्रेचर पे सुला देगा और नस में लगा देता है एकदम सुई। सीरा में, धमनी में, हम बोले थे धमनी में सुई नहीं लग सकता है, सीरा में, सीरा में लगा दिया और एक इधर से खींच रहा है शुद्ध रक्त को, और दूसरी ओर से फिर सुई में, वहां पे डायलिसिस मशीन में क्या किया जा रहा है, डायलिसिस मशीन में शुद्ध करके फिर दूसरा सुई दूसरी ओर से, वो भी सीरा में ही। इससे क्या हो गया, अलगेज दिख रहा है, सीरे ऊपर पे किए, अंदर में धमनी है, जो अब जो दिखेगा वो जो मोटा रंग नस दिखता है यहाँ पे। समझिए हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान समझिएगा। हम बोल रहे हैं कि यदि दोनों किडनी फेल हो जाए तो रक्त तो छानना जरूरी है। कहा यदि रक्त नहीं छनाएगा, अब कैसे पता करेंगे, ध्यान समझिएगा। यदि पेशाब करने के बाद पेशाब पे चींटी लगने लगा, समझ लीजिए धर लिया आपको डायबिटीज, चीनी बीमारी, समझ लेना। और पेशाब के साथ साथ पेशाब जांच होता है, यदि उसमें पता चला प्रोटीन भी निकल रहा है, समझ लीजिए किडनी फेल है, समझ रहे ना। यदि पेशाब में यदि प्रोटीन निकला, कैसे पता नहीं होता है, खाते पीते बहुत एनर्जी मिल ही नहीं रहा है, समझ रहे ना, जाके जांच करवाइए। वहां क्या होगा, यदि पेशाब हो लेगा, जांच करेगा, यदि उसमें पता चला प्रोटीन निकल रहा है, समझ लिया आपका किडनी दोनों खत्म है। और डायलिसिस कितना, बताइए कितना पैसा होगा डायलिसिस करवाइएगा, डेली करवा सकते हैं, डायलिसिस डेली होगा, मतलब ऐसा मशीन लगाया जाएगा वहां पे, एक ओर से सीरा से ब्लड खींचेगा, ठीक है ना, उसको क्या क्या करेगा, फिर वो शुद्ध करेगा और शुद्ध करके फिर सीरा में डाल देगा, समझ रहे ना। तो ज्यादा दिन नहीं चल पाइएगा, किडनी फेल हुआ तो ज्यादा टाइम उसका खत्म ही हो जाइएगा। उसके बाद किडनी देने के लिए आदमी तैयार है, इतना अच्छा काम किया है। आगे चलते हैं, और यहाँ देखिए अभी हम आगे बात करें, यहाँ पे मूत्र का निर्माण होता है, किडनी में क्या होता है, मूत्र का निर्माण। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, मूत्र का निर्माण किडनी में होता है। कहाँ होता है, किडनी में, ध्यान समझिएगा, मूत्र का निर्माण हुआ किडनी में। और देखिए ये मूत्र वाहिनी हुआ, ये क्या हुआ, मूत्र वाहिनी, जैसे शुक्र वाहिनी शुक्राणु को ले जाने वाला, उसी तरह मूत्र वाहिनी मूत्र को ले जाने वाला। मूत्र को लेकर आके कहाँ गया, यहाँ आ गया मूत्राशय में, मूत्राशय में। अरे जमा तो कहीं होगा ना, यह मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग जब भर जाता है इसको निकालना जरूरी हो जाता है। और ध्यान समझिएगा कितना आदमी इसको रोक के रखता है। अब देखिए रोकने से घाटा क्या होगा, जब रोकिएगा इधर से जो आ रहा है ये तो यही रहेगा, यही रहेगा। और देखिए यहाँ यहाँ भरा हुआ है, ये भी भर रहा है, ये भरते भरते कहाँ आ गया, फिर यहीं तक आ गया। बताइए 2 घंटा में क्या है, फिर अमोनियम बदलेगा, प्रभाव किस पे पड़ेगा, किडनी पे, तो दिक्कतें ना होगा, ऐसे किडनी फैले हो जाएगा, इसीलिए रोकना नहीं है, ठीक है ना। आइए यहाँ पे आगे देखते हैं नेफ्रॉन में क्षमता कैसे है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन देखिए, नेफ्रॉन आप लोग 10th में पढ़े होंगे, उस सर्जरी में पढ़े होंगे। नेफ्रॉन का चित्र कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, इस टाइप से होता है। उसके बाद जो है ऐसे इस टाइप से करना है, और उसके बाद जो है पढ़े थे नेफ्रॉन, इसके अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलस। और देखिए यहाँ पे जो नस आता है एक मोटा टाइप का होता है, इधर जो पतला हो जाता है, पतला। देखिए यही क्या है, नेफ्रॉन, यही नेफ्रॉन हुआ। इसको हम बोलते हैं अभिवाही धमनिका, अभी और इधर अपवाही, अपवाही धमनिका, अपवाही धमनिका। और इसे क्या बोलते हैं बीच वाले को, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस।
ठीक है ना। उसके बाद ये जो ये वाला है पीछे जो है ये वाला, ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये हो गया वोमेन संपुट, वोमेन संपुट। इसी को बोलते हैं वोमेन कैप्सूल, वोमेन कैप्सूल। ठीक है, यहां ये वाला हो जाएगा समीप समीपस्थ कुंडलित कुंडलित नालिका, कुंडलित नलिका, नालिका। और ई जो है ई वाला इसको बोलेंगे दूरस्थ, दूरस्थ, ये दूर में है दूरस्थ, तो कुंडलित, कुंडलित नलिका। ठीक है ना। और ई जो हो गया यहां ये वाला संग्राहक नलिका, संग्राहक नलिका, नलिका। ठीक है ना। और ये क्या हो गया, हैनल का चाप, हैनल का अवरोही, हैनल का अधिरोही, इसको हम हैनल का चाप बोल सकते हैं, हैनल का चाप। ठीक है ना। लास्ट में इधर आगे मूत्र वाहिनी, इधर से निकल जाता है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, तो सबसे पहले ये क्या है, एक नेफ्रॉन है। किडनी का इकाई क्या हो गया, नेफ्रॉन। इसी से मिलकर क्या बना है, किडनी बना हुआ है। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन है, कितना छोटा छोटा होगा समझ। एक तो 140 ग्राम का किडनी, उसमें भी 10 लाख नेफ्रॉन। ठीक है ना। और इसी में देखिए क्षमता है, कहने का मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर से ब्लड आएगा, उतना भी रफ्तार नहीं, इससे कम ही होता है। ठीक है ना। तो यहां से क्या है, एंट्री करेगा ब्लड। यहां जो ब्लड एंट्री कर रहा है इसमें अच्छा चीज भी है और खराब चीज भी है। यहाँ पे छानना जरूरी है, समझ रहे ना। यहाँ पे अच्छा खराब चीज यहाँ जो है ब्लड में दोनों है, यहाँ पे छानना जरूरी हो जाता है, समझ रहे ना। तो यहां से एंट्री किया, यहां से एंट्री करेगा, यहाँ पे क्या होगा, छनेगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है यहाँ पे छनेगा। अब देखिए यहां था बड़ा नस, व्यास ज्यादा था, यहां आया और यहां जो है निकलने वाला रास्ता क्या है, बहुत छोटा हो जाता है। अब यहाँ देखिए प्रेशर जो होगा काफी ज्यादा हो जाएगा, आने वाला ढेरी है, निकलने वाला रास्ता देखिए पतला है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर, ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगा। अब जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो अभिवाही धमनिका इधर से एंट्री किया ब्लड, यहाँ पे अच्छा खराब चीज दोनों था। इसमें जो ग्लोमेरुलस जो फिल्टर कर रहा होता है, इसका काम यही था कि अच्छा चीज को इधर से भेज देना, अच्छा चीज को इधर से भेज देना, और जो अपशिष्ट चीज था उसको इधर से भेज देना। लेकिन ये क्या करता है, यहाँ पे जल्दीबाजी ज्यादा होता है, भीड़ भाड़ काफी हो जाता है, सही से नहीं छान पाता है, समझ रहे ना। कहने का मतलब खराब चीज छानने के चक्कर में खराबो चीज में अच्छा चीज देता है, समझिए। तो पहला काम क्या हुआ, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का। ग्लोमेरुलस यहाँ पे क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है, इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। और सही से कर पाया, सही से नहीं कर पाया, सही से इसको नहीं छान पाया, अभी बताया इसका काम था अच्छा चीज को इधर कर देना और अपशिष्ट चीज को इधर से मूत्र के माध्यम से निकाल देना। लेकिन ये क्या क्या वो चीज को जो है इसके साथ मूत्र के साथ मिला दिया कि निकालो बाहर। तब इधर से पीछे बैठा है कौन, वोमेन संपुट, मारता है दो था, बोलता दिमाग नाम का कोई चीज नहीं है, अच्छा चीज निकाल दे रहा है इधर, हाँ ऐसे तो मरिए जाएगा आदमी। तो यहाँ पे क्या किया, फिर से पुनर् मतलब फिर से ही चालू कर दिया, मतलब सही फिर से क्या किया, अच्छा चीज उधर दिया और खराब चीज को इधर। दो काम हुआ। तीसरा यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे इसमें होता है, इसीलिए बोलेगा मूत्र निर्माण का, मूत्र बनावट का 3 प्रक्रिया होता है। देखिए मूत्र निर्माण का 3 प्रक्रिया, एक हो जाता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। यदि आपने पूछा तो बता दीजिएगा। पहला होगा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन पहला काम। दूसरा वोमेन संपुट, फिर से क्या किया, इसको शुद्ध किया, इसीलिए ट्यूबर ट्यूबर पुनर अवशोषण, अवशोषण। तीसरा क्या हो गया, तीसरा ट्यूबर श्रवण, स्त्रवण भी इसको बोलते हैं,
ठीक है ना। 3 प्रक्रिया में क्या हो गया, मूत्र का बनावट क्लियर हो गया। और 2-3 मिनट सुनिए आप। तो पहला क्या बोले, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूमर पुनर्अवशोषण, तीसरा ट्यूबर श्रवण हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अभी हम बात करें मूत्र का। मूत्र में जल कितना होता है, जल होता है 96%, ठीक है ना। और ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है 2% होता है, 2%। और अन्य चीजें, अन्य भी 2% होता है। अन्य भी कितना हो गया, 2%। यहाँ पर आपका क्लास खत्म हुआ, ठीक है ना। अब कल मिलते हैं न्यू अंदाज में।